6 फरवरी 1921 को महात्मा गांधी मौलाना मोहम्मद अली जौहर के साथ पटना पंजाब मेल से आए थे और इसी दिन उन्होंने सदाकत आश्रम में बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किया था। तो इस तरह से बिहार विद्यापीठ कहने को 1921 में खुला, लेकिन दर हकीकत बिहार विद्यापीठ 1920 में कायम हुआ है और इसे कायम करने में जिस शख्स का सबसे बड़ा रोल है उसका नाम है मौलाना मजहरुल हक। मौलाना मजहरुल हक बैरिस्टर थे। उन्होंने पटना में वकालत की और उन्होंने ही गांधी के कॉल पर सदाकत आश्रम की बुनियाद डाली और वहाँ एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोला जो पटना यूनिवर्सिटी के पैरेलल था, जिसे बिहार विद्यापीठ के नाम से जाना गया। तो आज हम आपके सामने उस इंस्टीट्यूट की तारीख़ के बारे में बात करेंगे कि वो क्यों वजूद में आया। जैसा हम तमाम लोग जानते हैं कि फ़र्स्ट वर्ल्ड वॉर में हिंदुस्तानी आवाम ने अंग्रेज़ों का साथ दिया था, इस उम्मीद से कि हम अंग्रेज़ों का साथ देंगे तो हमारे मुल्क हिंदुस्तान को आज़ाद कर दिया जाएगा। लेकिन अंग्रेज़ गद्दार थे, उन्होंने बदले में हिंदुस्तानियों को रॉलेट एक्ट दिया, जिसके बाद हिंदुस्तानियों पर जुल्म की इंतहा हुई, जिसका विरोध किया गया। जलियांवाला बाग जैसे मैसेकर हुए, पूरे हिंदुस्तान में हिंदुस्तानियों का खून बहा। उसके बाद सत्याग्रह हुआ। यही वो दौर था जब खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत हो रही थी। महात्मा गांधी ने खिलाफत मूवमेंट को मजबूत करने के लिए असहयोग आंदोलन, जिसे नन कोऑपरेशन मूवमेंट कहते हैं, की शुरुआत की और इसमें उन्होंने ब्रिटिश सरकार की जो चीज़ थी उसके बाइकॉट करने का ऐलान किया। चाहे वो एजुकेशन इंस्टीट्यूट हो, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे उनकी डिग्रियां हों, उन तमाम चीज़ को बाइकॉट करने की बात की गई, जिस पे लेकर उन्होंने एक लेख 11 अगस्त 1920 को यंग इंडिया में लिखा, जिस पे सबसे पहले हिंदुस्तान में लब्बैक कहा उनके पुराने साथी मौलाना मजहरुल हक ने। मौलाना मजहरुल हक महात्मा गांधी के साथ ही थे। उन्होंने साथ में उन लोगों ने इंग्लैंड में पढ़ाई की थी। 22 नवंबर 1920 को डॉक्टर हरनंदन लाल के साथ मिलकर मौलाना मजहरुल हक ने एक नेशनल स्कूल पटना में खोला। हरनंदन लाल उसके प्रिंसिपल बने। अब तक ये स्कूल है, लेकिन इसी बीच पटना में एक वाक़या होता है। 11 दिसंबर 1920 को बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज के 110 छात्रों ने क्लास का बाइकॉट किया और इसके बाद उन्होंने फ्री बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज का झंडा लेकर सिकंदर मंजिल की तरफ मार्च किया। सिकंदर मंजिल मौलाना मजहरुल हक का आवास था। वहाँ ये तमाम छात्र पहुँचते हैं और मौलाना मजहरुल हक के सामने अपनी बात रखते हैं, जिसके बाद मौलाना मजहरुल हक इन छात्रों को लेकर अपने साथ चल देते हैं। वो छात्र की तादाद थी 103, क्योंकि जो 7 छात्र थे उनके पेरेंट्स उन्हें वापस अपने साथ घर ले जाते हैं। इसके बाद मौलाना मजहरुल हक इसी जगह जहाँ पे आज हम बैठे हुए हैं, सदाकत आश्रम जहाँ पर है, यहाँ लेकर पहुँचते हैं उन तमाम बच्चों को। और मौलाना मजहरुल हक का जो घर था वो फ्रेज़र रोड में था, सिकंदर मंजिल। इसी के साथ मौलाना मजहरुल हक इस इलाके में पहुंचते हैं। ये इलाका पटना दानापुर रोड के पीछे मौजूद है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा बगीचा था खैरू मियाँ का और उन्होंने मौलाना मजहरुल हक के कॉल पर हिंदुस्तान की आज़ादी की खातिर अपने इस बगीचे को डोनेट कर दिया। इसके बाद उन 130 बच्चों ने यहाँ पे एक इदारे की बुनियाद डाली मौलाना मजहरुल हक की सरपरस्ती में। उसी का नाम रखा गया सदाकत आश्रम। सदाकत आश्रम फारसी, उर्दू, संस्कृत और हिंदी वर्ड से बन के निकलता है। जैसे सदाकत फारसी और उर्दू का लफ्ज़ है, वैसे ही आश्रम हिंदी और संस्कृत का लफ्ज़ है। ये वो दौर था जब हिंदू मुस्लिम एकता अपने उरूज पर थी और हिंदू और मुसलमान हिंदुस्तान की आज़ादी की खातिर कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे थे। इसी के साथ सदाकत आश्रम की बुनियाद डाली जाती है और यहाँ बच्चे पढ़ते हैं। सदाकत आश्रम की खूबी ये थी कि बच्चे यहाँ रह के पढ़ते थे, तो बच्चे साथ में पढ़ाई भी करते थे और साथ में वो चरखा भी चलाते थे और कपड़ा बुनते थे। ये इनकी एक ड्यूटी थी जो उनको हिंदुस्तान की आज़ादी की खातिर अपने इस काम को अंजाम देना था। और इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और दीगर कांग्रेसी लीडर ने फ़ंड जमा करने की कोशिश की ताकि वो जो झोपड़ी नुमा मकान बना है उसको पक्का कर सके, लेकिन वो तमाम लोग नाकाम होते हैं फ़ंड जमा कर रहे हैं। तब मौलाना मजहरुल हक जो बहुत बड़े बैरिस्टर थे पटना के, उन्होंने अपने पॉकेट से डोनेट किया एक बड़ी अमाउंट और उन्होंने ही सदाकत आश्रम में बहुत सारी इमारतें बनवाई। इसके बाद 6 फरवरी 1921 को महात्मा गांधी अपनी पत्नी कस्तूरबा गांधी और अपने साथी मौलाना मोहम्मद अली जौहर के साथ पटना आते हैं पंजाब मेल से। वो सदाकत आश्रम पहुंचते हैं और ऑफिशियली उन्होंने बिहार विद्यापीठ का रिबन काटा। इस तरह से बिहार विद्यापीठ एक इदारे के रूप में शक्ल लेती है, लेकिन उसकी बुनियाद 1920 में ही डाल दी गई थी मौलाना मजहरुल हक के द्वारा।
महात्मा गांधी मौलाना मजहरूल हक के इस कारनामे से काफ़ी खुश थे। उन्होंने दिसंबर में भी 1920 में आर्टिकल लिख के मौलाना मजहरूल हक की तारीफ़ की थी, और जब वो पटना आते हैं तो उन्होंने वहाँ पे भी मजहरूल हक की तारीफ़ की कि उनकी वजह कर सदाकत आश्रम में बिहार विद्यापीठ यानी बिहार नेशनल यूनिवर्सिटी की बुनियाद डाली गई, और जिसमें चांसलर मौलाना मजहरूल हक चुने जाते हैं, ब्रज किशोर प्रसाद वाइस चांसलर चुने जाते हैं, वहीं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार चुने जाते हैं। मौलाना मजहरूल हक यहीं नहीं रुकते हैं, उन्होंने यहाँ से किताब छापने का काम शुरू किया। यहाँ से उन्होंने मदरलैंड नाम की एक अंग्रेज़ी अखबार और एक उर्दू अखबार को भी निकालना शुरू किया। यहीं से कई मशहूर किताब खिलाफत और इंग्लैंड फ़ान नू पब्लिश हुई। मौलाना मजहरूल हक यहीं नहीं रुके, वो लगातार अपने काम में लगे रहे, और फिर मौलाना मजहरूल हक का 1930 में इंतकाल हो जाता है, वो गुज़र जाते हैं। लेकिन महात्मा गांधी की यादों में मौलाना मजहरूल हक हमेशा रहते हैं, हमेशा उनको याद किया जाता है। इन बुज़ुर्गों की कुर्बानी के बाद हमारा मुल्क हिंदुस्तान आज़ाद होता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति बनते हैं। जब वो रिटायर होते हैं तो इसी सदाकत आश्रम में, जो उनकी पुरानी याद थी, यहीं आके आराम करते हैं। उन्होंने अपने आखिरी दिनों को इसी सदाकत आश्रम में गुजारा है। फिर 1970 के बाद जेपी मूवमेंट शुरू होता है। ये मूवमेंट को भी इसी सदाकत आश्रम से चलने का शर्फ हासिल हुआ। एक मूवमेंट 1920 में खिलाफत और असहयोग इसी आश्रम से चला, तो उसके बाद जो जेपी का जो पूरा मूवमेंट है वो भी इसी आश्रम से चला। तो आज ये आश्रम 100 साल का हो चुका है। मौलाना मजहरूल हक और खैरू मियाँ की कुर्बानी ने हिंदुस्तान को एक नया रुख दिया। हिंदुस्तान ने जेपी का मूवमेंट देखा, हिंदुस्तान ने असहयोग मूवमेंट देखा, हिंदुस्तान ने क्विट इंडिया मूवमेंट देखा। तो उन तमाम मूवमेंट को चलाने में इस सदाकत आश्रम और इस बिहार विद्यापीठ का एक बहुत बड़ा रोल है।